Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. So I'm going to do a different kind of video today because मैंने सोचा कि मॉडर्निज्म के ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ और ये एक सीरीज में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आई विल दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ मॉडर्निज्म और उसके बाद मैं एक एक करके जितने भी मॉडर्न राइटर्स हैं, है ना, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को बताऊँगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, है ना, मॉडर्निज़्म के अंदर, उन सारे पोएट्री को एक-एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये एक मैंने सोचा कि ये एक सीरीज़ में करने का, क्योंकि मैं लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज़्म पे वीडियोज़ बना रहा था। तो थ्योरी एंड क्रिटिसिज़्म तभी वैल्यूएबल होगा जब आप उसको एज़ अ लिटरेचर के थ्रू कनेक्ट करके आप देख पाओगे, है ना? तो आज का जो लेक्चर है इट इज अबाउट मॉडर्निज्म। ये मॉडर्निज्म है क्या? जो टर्म जो मॉडर्निज्म है उसका मतलब क्या है? नाम से ही पता चला मॉडर्निज्म, व्हिच मीन्स कि मॉडर्न होने की बात कर रहा है। वैसे कि मॉडर्न वर्ड कोई 20th सेंचुरी को नहीं कहते हैं, सिंपली कोई भी चीज जो अपने पास्ट से मॉडर्न में है ना? जैसे मॉडर्न फैशन की बात करते हैं, कहते क्या रे देखो मॉडर्न फैशन वियर कर रही है। तो ये जो मॉडर्निज्म वर्ड है लिटरेचर के अंदर भी वही है जो एक मॉडर्निज्म की मीनिंग होती है, व्हिच मीन्स कि पास्ट से नया, है ना? पिछले लिटरेचर से या पिछले जो दशकों में चीजें लिखी गई उससे कुछ नया करना, उससे कुछ नई क्रिएट करना, उसी को बोलते हैं मॉडर्निज्म, है ना? तो लिटरेचर के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये जो स्पेशली कह सकते हैं कि 1910 से लेके 1940s के अराउंड, है ना? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों आता है इसके अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बीच, है ना? दोनों के एज में यानी दोनों के समय जो चीज़ें बदली, है ना? जिस तरह की लिटरेचर लिखी गई, जिस तरह की पोएट्री लिखी गई, है ना? जिस तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट हुए, उनको बोला गया मॉडर्निस्ट राइटर। अब इसमें अलग-अलग फेज़ हैं, अलग-अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो लिटरेचर का कोई एक बेसिक वो नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को ये कहा गया, क्योंकि हर चीज़ ब्लर कर रहा होता है ना? जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से डेरिडा ने बोला था कि ये जो कल्चर है ना? ऑल कल्चर ब्लीड्स इंटू वन अनदर। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारे समझ के अंदर है ना? जो भी चीज़ें हम समझते हैं, वेदर इट्स लैंग्वेज, वेदर इट्स कल्चर, है ना? वेदर इट्स ह्यूमन कॉन्शसनेस इटसेल्फ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होते हैं? ब्लीड इंटू वन अनदर, व्हिच मीन्स कि हर चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। इसको इस तरह से समझो आप, स्ट्रक्चरल वे में समझो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हर चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। कल्चर, लैंग्वेज, है ना? या फिर इमोशन, ह्यूमन कॉन्शसनेस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या फिर सोल, माइंड, बॉडी, मेल, फीमेल, कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। और यही चीज़ एक एक कह सकते हैं कि एक खूबसूरत मीनिंग बनाता है ना? बट एनीवे, अब कहते हैं कि मॉडर्निज़्म जो है रफली 1910 19 1910 से लेके 1940s 1940s 45, कभी-कभी आप देखोगे 1950s भी लिख देते हैं। तो कह सकते हैं कि 1900 से लेके 1910 से लेके 1950s के बीच का जो समय है उसको मॉडर्निज़्म बोला गया। और इस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। बहुत सारे कह सकते हैं कि लिटरेचर के ऊपर, पोएट्री के ऊपर, थॉट के ऊपर, है ना? मतलब रिलिजन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, उस एक्सपेरिमेंट को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब कहता है कुछ जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, स्पेशली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम समझते हैं। तो पहला था एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द स्टाइल, है ना? तो कहता है एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्टाइल। ये जो लिखने का फॉर्म था, लिखने का जो तरीका था, उस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो जो मॉडर्निस्ट राइटर थे, उन्होंने क्या किया, एक तरह से एस्टैब्लिश किया एक नए ट्रेडिशन को। ये एक चैलेंजिंग ट्रेडिशन था। और ये जो ट्रेडिशन था वो अपने पास्ट से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अनकन्वेंशनल नैरेटिव को यूज कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन को यूज कर रहे थे, है ना? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज कर रहे थे और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग थी उसके अंदर। सबसे बड़ा जो फीचर है मॉडर्निज्म का, वो है फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स, वो है एक्सपेरिमेंटेशन, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्स, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तब जाके हमें अच्छे से समझ आएगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक टर्म है जो कि विलियम जेम्स, हेनरी जेम्स के बड़े भाई थे विलियम जेम्स, और वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है, उस बुक के अंदर सबसे पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था और बोला था
कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसका सिंपल मतलब है स्ट्रीम, स्ट्रीम जैसे बहती है, नदी जैसे बहती है, तो नदी एक परपेचुअल मोशन में बहता है ना? एक कंटीन्यूअस फ्लो होता है नदी का। उसी तरीके से जो हमारा माइंड है, माइंड का भी एक कंटीन्यूअस फ्लो होता है। तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना? जो हमारा थॉट है, कॉन्शियसनेस है, वो एक कंटीन्यूअस वे में सोचता है और ये जो कंटिन्यूटी है इसकी, वो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब में जंप करता रहता है। जैसे इसको एग्ज़ाम्पल के इसको हम बेसिक अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर मैं जैसे मिसेस डॉलवे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूँगा तो मे बी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? एंड यू विल गेट बोर्ड। बट मेरा एक ही मकसद है कि आप बोर ना हो और आप चीज़ों को अच्छे से समझो। सपोज़ आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो, तो ट्रेन का वेट करते-करते आपके दिमाग में बहुत सारे बिलियंस ऑफ थॉट्स आएँगे, है ना? और ये जो थॉट होंगे ना, ये कंटीन्यूअस जो थॉट है, ये आपके कभी पास्ट से प्रेज़ेंट में जंप हो जाएगा, कभी प्रेज़ेंट से फ्यूचर में जंप हो जाएगा, कभी फ्यूचर से अचानक से पास्ट में जंप हो जाएगा, है ना? कभी आप नानी घर के बारे में सोचने लगोगे, है ना? कभी आप 2 घंटे के बाद क्या खाओगे, उसके बारे में सोचने लगोगे, आपके 4 घंटे पहले क्या हुए थे, उसके बारे में सोचने लगोगे या कभी आप उसके बारे में याद करने लगोगे कि आप किसी ट्रेन में किसी अननोन गर्ल से मिले थे अचानक से, है ना? और वो काफ़ी खूबसूरत आपको लगी, है ना? आप उससे बात करना चाहते थे। बहुत सारे अलग-अलग विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। सो ऑल दीज़ कंटीन्यूअस थॉट्स इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया व्हिच मीन्स कि नदी की जिस तरह से अ, धाराएँ बहती हैं, है ना? एक कंटीन्यूअस परपेचुअल मोशन में, उसी तरीके से हमारे ब्रेन का भी, हमारे थिंकिंग भी उसी तरीके से बहता है और उस बहाव को एज़ इट इज़ लिख देना ही क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये बेसिकली जितने भी मॉडर्न राइटर थे, चाहे जेम्स जॉयस हो गए या फिर वर्जीनिया वुल्फ हो गई या फिर हेनरी जेम्स हो गए, इवन टी.एस. एलियट हो गए, तो ये जितने भी मॉडर्न राइटर थे, वो इस तरह की चीज़ों को लिखा करते थे। तो एक तो एक्सपेरिमेंटल था, थॉट का एक्सपेरिमेंट था, स्टाइल का एक्सपेरिमेंट था, है ना? पोएट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिख रहे थे, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव था। अब देखो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन, नाम से पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन। तो जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है टी.एस. एलियट। एलियट के जितने भी वर्क्स हैं, वो सब के सब फ्रेगमेंटेड वे में लिखे गए हैं। जैसे अगर आप द वेस्टलैंड पढ़ोगे, तो वेस्टलैंड एलियट का परहैप्स या फिर मैं लिटरेचर के अंदर कह सकता हूँ कि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क एवर रिटन इन द इंग्लिश इन द इंग्लिश पोएट्री। तो उसमें जिस तरह से पोएट्री स्टार्ट होती है, कहता है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। यहाँ देख रहे हो, मेमोरी और डिजायर मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लड़की होती है जिसके फ्रेगमेंटेड थॉट्स को लिखी गई है ना? वो एक ट्रू जर्मन होती है ना? सी इवन एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन वो कहती भी है, आई एम अ ट्रू जर्मन, आई एम नॉट अ रशियन, आई एम अ ट्रू जर्मन। और ये जो ट्रू जर्मन है, वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है ना? वो फ्रेगमेंटेड थॉट को याद करती है, जब वो अपने भाई के साथ हाइसिंथ गार्डन गई होती है ना? जब आप इसको पढ़ोगे, तो इसमें हाइसिंथ गर्ल इसको बोला गया है। तो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है ना? यू शुड डेफिनिटली रीड इट। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे वीडियोज़ भी बना दूँगा। बहुत लंबे वीडियोज़ होंगे, 2-4 सेक्शन में 2-4 क्लास में मैं इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। एलियट का जो द वेस्टलैंड है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेड नैरेटिव है, पोस्ट मॉडर्निज़्म है, इवन ऑफ कोर्स मॉडर्निज़्म है। इसमें आपको वॉर वॉर के इफेक्ट्स को देखने को मिलेगा, एलियनेशन देखने को मिलेगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आपको ग्रीक मिथ्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर को मिक्स कर रहा होता है राइटर, है ना? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एज़रा पॉन्ड ने इसको एडिट किया था एनीवे। ठीक है? तो समझ आ गया कि जो ट्रेडिशन है, न्यू ट्रेडिशन या फिर न्यू जो मतलब एक नया ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी मॉडर्न एज के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये जो जेम्स जॉयस थे, उन्होंने अपने एक वर्क यूलिसिस के लिए बोला था कि मैंने अपनी ये बुक मतलब मैंने एक ऐसी बुक लिख दी है कि जिसको 100 साल लग जाएँगे प्रोफेसर्स को डिकोड करने में। तो देख रहे हो ना कि राइटर जो थे, वो इंटेंशनली चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते इंटेंशनली राइटिंग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। है ना? मैं कोशिश करूँगा हर एंगल से मॉडर्निज़्म को समझाने की, ताकि आपके अंदर वो जो मॉडर्निज़्म का फ़ियर है, कि यार मॉडर्निज़्म कितना डिफ़िकल्ट है, मॉडर्निज़्म है क्या? मॉडर्निज़्म के अंदर पढ़ना क्या है ना? वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो ये था। उन्होंने बोला, जेम्स जॉयस ने बोला अपनी यूलिसिस वर्क के लिए कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बुक के अंदर डाल रखी है कि प्रोफ़ेसर्स को 100 साल लग जाएँगे इसको डिकोड करने में। है ना? तो ये क्या था? ये एक तरह से ईगो था। ये कैसा ईगो? ये एक ऐसा ईगो है कि राइटर नोज़ हिमसेल्फ, नोज़ देयर वर्थ। उनको पता है उनकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है। तो वो जिस तरह से लिखा करते थे या उन्होंने जितनी सारी चीज़ें कह सकते हैं कि वर्क के अंदर
डाल रखा है, उसको समझने में बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा तभी जाके लोग समझ पाएँगे। जैसे टी.एस. एलियट का मैंने वर्क बताया। अब टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड को आप मल्टीपल वे से पढ़ सकते हो। इसको एज़ अ वॉर नैरेटिव पढ़ सकते हो, इसको एज़ अ फ्रेगमेंटेड थॉट्स पढ़ सकते हो, इसको एज़ अ कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरह से देखा जा सकता है ना? इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा सकता है। बहुत सारे एंगल से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना? बहुत कुछ है। एलियट के पोएम को जितनी बार पढ़ोगे, उतना इंटरप्रिटेशन आपको अलग-अलग तरीके से मिलेगा, है ना? इवन प्रूफ्रॉग को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें थी। अब दूसरा क्या था कि सब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअल परसेप्शन की बात होती थी इसमें। अब ये सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस, व्हिच इज इंडिविजुअल के ऊपर फोकस होता था। जैसे अगर आप प्रूफ्रॉग पढ़ोगे, है ना? तो प्रूफ्रॉग में एलियट का सबसे पहला पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये लव सॉन्ग नहीं है, ये प्रूफ्रॉग का लव सॉन्ग नहीं है, बल्कि जब टाइटल कहता है कि द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, व्हिच मींस कि इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर आपको सब्जेक्टिविटी दिखेगी, एक इंडिविजुअल के परसेप्शन को दिखेगा। यहाँ पे कोई रियलिटी की बातें नहीं हो रही। एक इंडिविजुअल किस तरह से सोच रहा है, उसको वो किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को या फिर किसी इंडिविजुअल को, है ना? इस तरह की चीज़ जैसे इसी का एग्ज़ाम्पल, इसी की पोएट्री को मैं कुछ लाइन्स पढ़ता हूँ। इसमें कहता है, जब पोएट्री स्टार्ट होती है, "Let us go then, you and I, when the evening is spread against the sky, like a patient it rise upon a table." देख रहे हो, ये जो पोएम है, एकदम somber टोन से शुरू होता है। Let us go then मतलब he is talking to himself और maybe he is talking to the reader और कहता है कि मैं और तुम दोनों साथ में चलते हैं, है ना? और बार-बार वो कहेगा कि डू नॉट आस्क व्हाट इट इज़, इवन दो यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेयर वी आर गोइंग, बट प्लीज़ डू नॉट आस्क। कहता है मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, बट चलो मेरे साथ। तो ये जो सब्जेक्टिविटी है एक, अब देखो जैसे-जैसे पोएम को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वांट्स टू प्रपोज़ समवन, बट उसके अंदर इतना गट्स नहीं है कि वो प्रपोज़ कर पाएगा। तो उसको हेल की तरह फ़ील करता है वो, कि यार ये जो सिचुएशन है हेलिश सिचुएशन में फ़ील कर रहा होता है अपने आप को। और वो अपने इंडिविजुअल परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है ना? उसी तरीके से जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है ना? इट फोकसेस ऑन द इनर थॉट, लोगों के इनर थॉट को, इंडिविजुअल के इनर थॉट को, इनर फीलिंग्स को, इनर कॉन्शियसनेस को, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनर थॉट एक्सपीरियंस को डील करता है। अब इससे पहले आपको वो नहीं मिलेगा, विक्टोरियनिज्म में आपको ये नहीं मिलेगा, या फिर रोमांटिक्स में, हाँ, रोमांटिक्स में थोड़े बहुत आपको दिखेंगे, लेकिन फिर अगर आप रोमांटिक से पहले चले जाओगे, जैसे न्यू क्लासिकल में, वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा, है ना? इसलिए मुझे मॉडर्निज़्म बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मॉडर्निज़्म जो है ना, उसके अंदर सारे कल्चर का मिक्सचर है ना? खासकर एलियट के जो वर्क्स हैं, उसमें आप देखोगे इवन ग्रीक कल्चर को मिक्स कर दिया इसने अपने वर्क के अंदर, है ना? तो एनीवे, अब क्या हो गया, अब कहते हैं कि क्रिटिक ऑन इंडिविजुअल्स वैल्यू। इस मॉडर्निज्म के अंदर इंडिविजुअल के वैल्यू के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, कि इंडिविजुअल के वैल्यू के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो क्रिश्चियनिटी को हम डिके होते हुए देखे। जैसे नीचे ने कहा था, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, वहां से मॉडर्निटी की शुरुआत हो गई थी। सिर्फ वहीं से नहीं, बल्कि चार्ल्स डार्विन का वर्क था, है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इवन जब आप पढ़ोगे दोस्तोयेवस्की को, रशियन लिटरेचर, वहां से भी आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो ह्यूमन का एक कह सकते इंस्टीट्यूशन था, एक फेथ ऑफ इंस्टीट्यूशन था, वो खत्म होता जा रहा था और लोगों को गॉड से विश्वास होना खत्म हो गया। जैसे ही वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो लोगों ने और भी ज्यादा, है ना, भगवान पे भरोसा करना छोड़ दिया था। तो ये जो ट्रेडिशन था, वो एक कल्चरल ट्रेडिशन के ऊपर क्रिटिक था। इसलिए देखो, कल्चरल स्टडीज भी इसी इसी समय के अराउंड इन्फ्लुएंस हो रहा था। मैंने कल्चरल स्टडीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लीज डू चेक दैट आउट। और ये जो मॉडर्निस्ट राइटर थे, दे क्वेश्चनड एंड क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स, जैसे रिलीजियस बिलीफ के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, है ना? और ऑफन पोर्ट्रे करते थे डिसइल्यूजनमेंट या फिर एलिनेशन। उनके वर्क्स के अंदर हमेशा मतलब एक तरह से एलिनेशन रहता था, है ना? क्योंकि सिंपल समझो, मॉडर्निज्म क्या किया? मॉडर्निज्म ने जितने भी ट्रेडिशन है उसको खारिज कर दिया। जितने भी ट्रेडिशन थे, जितने भी वैल्यूज थे, वैल्यू सिस्टम थे, जैसे क्रिश्चियन वैल्यू सिस्टम, है ना? क्रिश्चियनिटी की वैल्यू सिस्टम, वो सिस्टम खारिज हो चुका था, खत्म हो चुका था। जैसे अगर आप विक्टोरियन मैथ्योर्नल को पढ़ोगे, तो मैथ्योर्नल क्या कहता है अपने वर्क में, बहुत फेमस लाइन है, डोवर बीच के अंदर वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि लव, लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं, अगर हमें एकजुट होना है, क्योंकि हमारे पास जो सी ऑफ फेथ है वो खत्म हो चुका है, वो टूट चुका है, वो खत्म, बर्न हो चुका है। अगर इंसान एक दूसरे से अगर जुड़ेगा,
तो एक ही शर्त पे जुड़ सकता है जब हम एक दूसरे के साथ ट्रू होंगे। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को कहता है पोएट्री के एंड में, डोवर बीच के एंड में कि लव लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर। हम दोनों को एक साथ मतलब हम दोनों को अ, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की जरूरत है और तभी हम एक साथ हो सकते हैं। और उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो पोएट्री है ना, वो एक इंसान को दूसरे इंसान से बॉन्ड करेगा, है ना? पोएट्री के सिवा और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, ना ही फिलॉसफी बचा है, ना ही रिलीजन बचा है, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि पहले सॉरी, क्योंकि पहले क्या था, रिलीजन जो था वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा था। लेकिन विक्टोरियन से ही हमने देखा रिलीजियस रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसका फॉल होना शुरू हो गया था, है ना? आप जैसे अगर आप ये क्या नाम है इनका, द टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर एक पोम है ना? जब उसको पढ़ोगे, अब उसमें भी आप देखोगे जो सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो सेंटर है, व्हिच मीन्स कि जो गॉड का सेंटर है, जो फेथ है, वो खत्म हो चुका है, वो टूट चुका है ना? जितने भी मॉडर्न राइटर हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं। हम लोग धीरे-धीरे करके जितने भी राइटर्स हैं उनको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। वैसे ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आप हर चीज़ समझ जाओगे। आगे कहता है एम्बिग्यूटी। इनके जो वर्क्स हैं, मॉडर्न ऑथर्स के जो वर्क्स हैं, मॉडर्न राइटर्स के जो वर्क्स हैं, उसके अंदर एम्बिग्यूटी है। मतलब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है। अब देखो एम्बिग्यूटी, अब इसको थोड़ा कल्चरल स्टडीज़ से या फिर लिटरेरी थ्योरी से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे डेरिडा थे, तो डेरिडा ने कहा कि देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग। जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि जो कल्चर है, दे ब्लीड इंटू वन अनदर, उनका फेमस लाइन है। और वो बातें करते-करते कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे इसको इस तरह से समझना है कि जो ट्रेडिशन है, या फिर कह सकते हैं कि एम्बिग्यूटी को इस तरह से समझते हैं कि मतलब चीज़ें एम्बिगुअस हो जाना, व्हिच मीन्स कि जब कहानी को लिखी गई, जब पोएट्री को लिखी गई, उसकी कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं रह गया, है ना? किसी भी चीज़ का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं। जैसे डेरिडा कहता है कि किसी एक वर्ड के टेक्स्ट को जब आप ढूँढने जाओगे डिक्शनरी के अंदर और जितनी जितने डीप में जाओगे, उतने डीप में आपको पता चलेगा, या ये जितने अटरेंस होंगे आपके, है ना? उतने अटरेंस में आपको पता, जैसे उसने डिफरेंस एक एक टर्म कॉइन किया था, एक फ्रेंच वर्ड था डिफर से डिफरेंस बना। उसने एक ई की जगह ए डाल दिया उसने। तो ये जो वर्ड है डिफरेंस, इसका मतलब है डिफर, कि एक ही चीज़ को आप अगर रिपिटिशन में कई बार बोलोगे तो उस चीज़ की मीनिंग बदलती जाएगी, व्हिच मीन्स कि किसी एक वर्ड की एक कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है ना? तो इसी तरह से जो बुक की एंडिंग होती थी, नॉवेल्स की एंडिंग होती थी, पोएट्री की एंडिंग होती थी, है ना? वो सारे के सारे एम्बिगुअस होते थे, है ना? आपके ऊपर छोड़ दिया जाता था कि आप डिसाइड करो इसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से समझना है। उसी समय रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आता है कि रीडर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि चलो आप जिस तरह से समझते हो उसी तरीके से वो वर्क को लिखा गया है ना? तो एम्बिग्यूटी थी, ओपन कह सकते हैं कि एंडेड था, जो कहानी था वो ओपन एंड, जैसे ट्रायल, काफ़्का का एक वर्क है, फेमस वर्क है ट्रायल। आप जब ट्रायल को पढ़ोगे तो ट्रायल में आप देखोगे कि कहानी जो है ना, वो ऐसे मोड़ पे छोड़ा गया है, जहाँ पे आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, अपने फेथ पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, एक ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। क्योंकि काफ़्का जो ट्रायल है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा, उसमें क्या कहता है, उसको शूट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, बिना मतलब, क्योंकि वो ट्रायल है ना, बिना मतलब ब्यूरोक्रेट्स लोग उसको मार देते हैं, क्योंकि यहाँ हेल्पलेस दिखाया गया है। वो जो कैरेक्टर है, वो एक हेल्पलेस आदमी हो गया, है ना? उसे बताया भी नहीं जाता कि उसने क्या क्राइम किया है और उसको मार दिया जाता है। तो देख रहे हो ये क्या है? ये एम्बिग्यूटी है, ओपन एंडेडनेस है ना? इट लीव्स यू, जैसे एलियट कहता है ना, प्रोफ्रॉक में कहता है, जब वो बातें करता है कि लेट अस गो यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट द स्काई, जब वो बातें कर रहा है ना, रीडर को अपने साथ ले जाने की, तो वो कहता है पूछो मत, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस आएंगे, बट पूछो मत कि क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल उसी तरीके से काफका का ट्रायल के अंदर भी वही होता है, जो मेन कैरेक्टर है ना, उसको कहता है, मतलब एक सेंस में ऐसा क्रिएट किया गया, एम्बिग्यूटी क्रिएट की गई कि उसको उससे पूछा भी नहीं गया उसने क्या क्राइम किया है, या उसे बताया भी नहीं गया कि उसने क्या क्राइम किया है, और उसको मार दिया जाता है ना? तो इसी तरीके से जो कहानी है वो ओपन एंडेडनेस में होगी, एम्बिग्यूटी में खत्म होगी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, काफ्का का मेटामॉर्फोसिस। ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वर्क है। अब मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो जब सो के उठता है तो अपने आप को पाता है कि वो एक तरह से कीड़ा बन चुका है ना, जिसके 8-10 लेग होते हैं। जैसे आपका कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच बन के वो निकला। और ये क्या दिखा रहा है? मतलब ये जो वर्क है, मतलब उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका ग्रॉगर नाम होता है, और ये जो वर्क है ना, ये एक तरह से एलिनेशन और एब्सर्डिटी दिखा रहा है
किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को। एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही अपने आप में एलिनेशन है। ह्यूमन अपने आप को एलिनेट कर ले रहा है समाज में, है ना? और उसके धीरे-धीरे फैमिली भी उसको एक तरह से कीड़ा की तरह देखना देखना शुरू कर देते हैं। एक समय में क्योंकि जो ग्रॉगर होता है ना? मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, वो प्रोवाइड करता है अपनी पूरी फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, अपने फादर को, है ना? फूड प्रोवाइड करता है, काम करता है ना? उसका जो वर्क होता है वो एक तरह से ट्रैवलर होता है वो। ट्रैवल करता है और एक जगह से दूसरी जगह सामान को बेचता है, कुछ ऐसा ही है, सेल्समैन होता है वो। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो बदल चुका है ना? मेटामॉर्फोसिस हो चुका है उसका, कीड़ा बन चुका है, अब वो घर से बाहर निकल नहीं सकता, है ना? तो धीरे-धीरे उसके घर में फिर कुछ लोग आते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, उसको देख के डर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मैं रूम खाली कर दूँगा। तो धीरे-धीरे जो सिचुएशन है घर का वो बदल जाता है और ये जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर धीरे-धीरे उसके फैमिली के मेंबर भी उससे हेट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यार तुम कीड़े ही हो, तुम मर जाओगे, गटर में रहना चाहिए। देख रहे हो ना, उस तरह की चीज़ें। तो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है, ये एलिनेशन है, ये एब्सर्डिटी है। अब एब्सर्डिटी जब टर्म आ गया तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एब्सर्डिटी भी मॉडर्निज़्म के अंदर देखी जाती है। एब्सर्ड का मतलब ये है मीनिंगलेस चीज़ें मीनिंगलेस होना। जैसे एक वर्क है वेटिंग फॉर गोदो। अब यहाँ से देखो यूजीसी नेट बहुत क्वेश्चन पूछता है। वैसे सिर्फ वेटिंग फॉर गोदो ही नहीं बल्कि बहुत सारे वर्क्स हैं जैसे हैरोल्ड पिंटर के वर्क्स हो गए, है ना? या फिर यूजिन एनिस्को के वर्क हो गए, एनिस्को के वर्क हो गए। इन सब के अंदर आपको मिलेगा एम्बिग्विटी, इन सब के अंदर आपको मिलेगा एब्सर्डिटी। चीज़ें एब्सर्ड होगा, चीज़ें होगी ही नहीं। जैसे वेटिंग फॉर गोदो में कुछ भी नहीं होता। 2 कैरेक्टर होते हैं, है ना? व्लादिमीर और गोगो। दोनों ही कैरेक्टर आपस में बातें करते हैं कि कब आएगा? ये जो गोदो है वो कब आएगा? और गोदो कभी आता ही नहीं है। तो कहानी भी जो है ना, कहानी के अंदर कुछ भी नहीं होता है और कहानी खत्म हो जाती है और गोदो आता भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये ये जो पर्टिकुलर नॉवेल है, ये जो पर्टिकुलर प्ले है, वो है। तो देख रहे हो ना, इस तरह से मॉडर्निज़्म लिखी गई, इस तरह से मॉडर्निज़्म थी। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिसइल्यूज़नमेंट था, है ना? एलिनेशन था, है ना? अब एम्बिग्यूटी और ओपन एंडेड हमने बात कर ली। अब यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन का भी इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो था अर्बनाइज़ेशन, रैपिड अर्बनाइज़ेशन। हमने देखा विक्टोरियन एज में किस तरह से चार्ल्स डिकेंस जब लिख रहे थे, तो उसके अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, छोटे-छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका बहुत फेमस वर्क है उम, क्या नाम है? मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ। अच्छा मुझे नाम याद आएगा तो मैं बता दूँगा। तो चार्ल्स डिकेंस के आप जितने भी वर्क्स को पढ़ोगे हार्ड टाइम्स तो उसमें आप देखोगे कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, है ना? तो इस तरह के वर्क्स लिखे गए। लेकिन मॉडर्निज़्म में क्या हो गया? रैपिड अर्बनाइज़ेशन हो गया क्योंकि अर्बनाइज़ेशन पीक पे था विक्टोरियन में ही। विक्टोरियन खत्म होते ही ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और रैपिड बढ़ता गया। और ये जो रैपिड अर्बनाइज़ेशन है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, वो खासकर अमेरिका में भी एक तरह से 20th सेंचुरी में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाया, स्पेशली लिटरेचर के अंदर। जैसे अगर आप पढ़ोगे द ग्रेट गैट्सबी, तो ग्रेट गैट्सबी जो वर्क है ना? वो एक तरह से अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जो ये जो अमेरिकन ड्रीम था, है ना? पैसे कमाना, लग्ज़री ये सब, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इसके अंदर मटेरियलिज़्म और एम्प्टीनेस को दिखाया गया है ना? जब इसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है ना? या द सन ऑल्सो राइज़िंग अगर पढ़ोगे, है ना? जिसमें कि एक तरह से एंड होता है इमोशनल एम्बिग्यूटी पे एंड होती है पूरी की पूरी कहानी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स को देखते हैं हम लोग मॉडर्न, जैसे फिट्ज़gerald थे, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया द ग्रेट गैट्सबी का। तो फिट्ज़gerald एक इम्पोर्टेंट राइटर थे जिनका एक वर्क था द ग्रेट गैट्सबी, जो कि एक्सप्लोर करता है वेल्थ को, डिसइल्यूज़नमेंट को, है ना? डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन ड्रीम को, ये जो अमेरिकन कल्चर है, अमेरिकनाइज़ेशन है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर के वर्क है अर्न्स्ट हेमिंग्वे, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। हेमिंग्वे का जो वर्क है जैसे द सन ऑल्सो राइजिंग, है ना? या द फेयरवेल टू आर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये सब। अब साउंड एंड फ्यूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, किनका? विलियम फॉकनर का। क्योंकि द साउंड ऑफ फ्यूरी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कोलैप्स ऑफ अ कॉम्पसन फैमिली, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। या फिर एज आई ले डाइंग, ये भी बहुत अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो कि कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टेक्निक एक्सप्लोर करता है ना? फैमिली के अंदर, रेस के अंदर और साउदर्न जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके डिक्लाइन के बारे में बातें करता है इस बुक के अंदर, है ना? और ये एक तरह से बर्डन फैमिली की कहानी है इसके अंदर। बंडरन फैमिली की कहानी है। अब अनदर प्रोमिनेंट राइटर्स जो थे जैसे टी एस इलियट हो गए,
उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क द वेस्टलैंड, जो कि कंसिडर्ड एक तरह से कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मॉडर्निस्ट लिटरेचर, वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मॉडर्निस्ट वर्क, है ना। अब इनके जो वर्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिसइल्यूजनमेंट को, फ्रेगमेंट्स को, पोस्ट वर्ल्ड वॉर को, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। लॉन्गस्टन ह्यूग्स थे, बहुत ही अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, है ना। और इन सब की एक कह सकते हैं कि एक एक बहुत फेमस राइटर है जिनका नाम है गर्टुड स्टेन। गर्टुड स्टेन जो थी ना, इससे बहुत सारी मूवीज भी बनी है। अर्नस्ट हेमिंग्वे को या फिर एजरा पॉन्ड को, इन सब के साथ इनका रिलेशन था। रिलेशन मतलब एज अ मेंटोर के तरीके के रिलेशन था। तो गर्टन स्टीन ने एक टर्म कॉइन किया था। उन्होंने बोला था कि यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। अर्नस्ट हेमिंग्वे को, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने एक द मूवेल फिस्ट एक वर्क था अर्नस्ट हेमिंग्वे का। तो अ मूवेल फिस्ट पोस्टह्यूमसली उन्होंने पब्लिश किया था, एक तरह से मेमोर था। उस मेमोर के अंदर गर्टुड स्टेन ने कभी ना कभी इनको एज अ मेंटोर बोल दिया कि यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन पीपल। तो ये जो लॉस्ट जनरेशन पीपल हैं, ये उन राइटर्स को बोला गया जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लिख रहे थे, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में, ये मतलब ये मॉडर्न टाइम में। तो उनके अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं कि एलिनेशन था, उनके वर्क्स के अंदर एलिनेशन था, उनके वर्क्स के अंदर डिसइल्यूजनमेंट था, है ना। इन उनके वर्क्स के अंदर एम्बिग्यूटी था। तो इन सारी चीजें मतलब ये जितने भी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन सारे ऑथर्स के बीच में देखने को मिलता था। जैसे आपको एजरा पॉन्ड के अंदर देखने को मिलता, या फिर जॉन डॉस पसॉस के अंदर देखने को मिलता, आपको टीएस इलियट के अंदर देखने को मिलता, है ना। तो ये टर्म कॉइन किया गया था इन लोगों के बारे में, इन लोगों को, है ना। तो मे भी पूछ सकता है कि हु कॉइन द टर्म, या फिर किसने बोला था यू ऑल आर लॉस्ट जनरेशन। ये लॉस्ट जनरेशन किनको बोला जाता है, ये लॉस्ट जनरेशन राइटर्स कौन कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे और भी इंपॉर्टेंट राइटर एजरा पॉन्ड, मैंने बोला एजरा पॉन्ड हर बार यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है एजरा पॉन्ड से, है ना। हिल्डा डूलिटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वॉलेस स्टीवेंसन, है ना, विलियम कैरोल विलियम्स, है ना, रिचर्ड राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइटर थे, है ना। इनको पोस्ट या फिर इनको वॉर राइटर्स भी बोला जाता है। जॉन स्टेनबैक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इनको शायद नोबेल प्राइज भी इनको मिला। एक तरह से ये था इंट्रोडक्शन आपका मॉडर्निज्म का। तो हमने देखा मॉडर्निज्म के अंदर क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें थी मॉडर्निज्म में। तो एक ओवरऑल नटसेल में कह सकते हैं कि जो मॉडर्निज्म है 1910 से शुरू हुआ और 1940 1950 तक चला। और ये मॉडर्निज्म के अंदर क्या था, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चाहे वो फॉर्म का एक्सपेरिमेंट हो, राइटिंग का एक्सपेरिमेंट हो। इसलिए कहोगे न्यू क्रिटिज्म भी देखो मॉडर्निज्म के अंदर आता है, जिसके अंदर टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं लोग, है ना। खैर मैं लिटरेरी थ्योरी या क्रिटिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स मैंने बोला। तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, थॉट का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लोग अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। अलग अलग तरीके से, जैसे फ्रेगमेंट में लिखना, फ्रेगमेंट नैरेटिव में लिखना, कॉन्शियसनेस में लिखना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखना, है ना। बहुत सारे मल्टीपल जो सोसाइटीज हैं, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीपल ट्रेडिशंस है ना, उनको कंबाइन करना, जैसे एलियट कंबाइन करता है अपने द वेस्टलैंड के अंदर, है ना। सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल परसेप्शन के ऊपर फोकस करना, है ना, इंडिविजुअल के थॉट के ऊपर, उसके फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना, और क्रिटिक करना, है ना, वैल्यू सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इनके ऊपर, है ना। उसके बाद एम्बिग्यूटी होती थी उनके वर्क में, ओपन माइंडेड होता था, है ना, मॉडर्न लिटरेचर के अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते थे वर्क, ओपन एंडिंग नॉवल, एंड नॉवल की जो एंडिंग होती थी वो ओपन एंडिंग होती थी, है ना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे खत्म होता था, है ना। अनरिजॉल्व क्वेश्चंस होते थे, जैसे मैंने ट्रायल के बारे में बताया, काफका का ट्रायल, उसी तरीके से। और इन्फ्लुएंस था किसका, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, अपने पीक पे था। तो उस तरह से जो अमेरिकन ड्रीम है, उन सारी चीजों के बारे में एक तरह से कहते सुपरफिशियल, सिंपल सिंपल टर्म में कह सकते हैं, इट वॉज ऑल अ सुपरफिशियल वर्ल्ड, है ना। इसलिए कहते हैं कि मॉडर्न एज जो है ना, आप जब इसको समझ लोगे, आप जब इसको पहचान लोगे, तो आपको मॉडर्न एज आपका सबसे फेवरेट एज हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, है ना। मुझे बाद बाकी जितने भी एज हैं, उतना ज़्यादा अंदर से वो फील नहीं कराता जितना मॉडर्न एज फील कराता है, क्योंकि मॉडर्न एज में, क्योंकि मेरा एलियट मेरा फेवरेट राइटर भी है, तो जब मैं एलियट को पढ़ता हूँ तो एलियट के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं बहुत मल्टीपल होते हैं। जैसे इसका एक वर्क है जहाँ पे वो बातें करता है टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर, इस तरह से वो टाइम की फिलोसफी के बारे में बातें कर रहा है। फिर यहाँ पे द वेस्टलैंड के अंदर मैंने जैसे बताया प्रोफ्रॉक है, कैट के बारे में वो बातें करता है,
या फिर मर्डर मर्डर इन कैथेड्रल इनके वर्क हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं एलियट के, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइटर हैं, उनके बारे में जैसे फिलिप लार्किन मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। फिलिप लार्किन का वर्क अगर एम्बुलेंसेस पढ़ोगे, तो लार्किन का लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर उस पे मुझे लगता है 1 से 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, जब मैं लार्किन को पढ़ाऊँगा तो। तो लार्किन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बहुत सारे उनकी कहानियाँ हैं, उन पे तो बहुत सारे मुझे लगता है डिस्कवरी चैनल के ऊपर शायद मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कभी देखा है एक अ उनकी डॉक्यूमेंट्री, तो आप भी देख सकते हो इस तरह से। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।